बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और आज के इस पवित्र और मंगल दिन की शुरुआत आज के सत्र से करते हैं। आज के सत्र में आज आपका मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज के शिशु अवस्था के मानव कल के समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, भागीदार बालक होंगे, कल के अभिभावक होंगे। इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी हम कैसे संस्कार की ये श्रृंखला एक परंपरा के रूप में बना रखे, यही हम सबका अभ्यास चल रहा है। तो इसी के दौरान हम जो मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में आयोजित टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनमें सहभागी बहनों की प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं प्रतीक्षा दीदी को। सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रतीक्षा, मैं ग्राम परडा से हूँ। सर्वप्रथम बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे टीचर ट्रेनिंग लिया। उन अध्यापिका जी के प्रति भी कृतज्ञता और योगेश काका के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। यह जो 6 दिन का ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण रहा। इस 6 दिन में बहुत अलग अलग एक्टिविटी हुई, महत्वपूर्ण बातचीत हुई और एक छोटा बच्चा बनकर सब कुछ महसूस किया और सब टीचर में भावपूर्ण व्यवहार दिखाई दिया। इस ट्रेनिंग में मेरा कुछ मूल्यों पर ध्यान गया, उसमें कृतज्ञता और ममता मूल्य। इस ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटी ली थी, उसमें प्लांट स्टडी की एक एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में हमको एक पेड़ चुनना था जो हमें आकर्षित कर रहा था। तो मैंने मूंगा का पेड़ चुना था, वह पेड़ ही मुझे अच्छा लगा था। मैंने पेड़ के पास जाते ही उसे गले लगाया, शान से उससे मिली और बाद में उसके पत्ते को छुआ तो वह बहुत कोमल थे, कुछ पत्ते सख्त थे। बाद में मैंने उस पेड़ के छांव में बैठ गई, उसके पत्ते खाकर देखा तो थोड़ा रसीला कड़वा लगा। उसका कलर बहुत अलग अलग लग रहा था। उसके पेड़ का उपयोग तो मैं लिख भी नहीं सकती, इतने उपयोग है। भरपूर कैल्शियम मानव को भी और जानवर को भी मिलता है, ऐसा मुझे लगा। जब से पौधों को देखा तब से उपयोग ही उपयोग दिखाई गया। पत्ते उपयोगी, फल उपयोगी, वह पेड़ मरने के बाद भी उपयोगी। मुझे यह भी लगता था कि मैंने इस पेड़ को संभाला तो वह बड़ा हुआ, पर वैसा नहीं है। वह अपने आप बड़ा हुआ, धरती के सहयोग से। यह पौधा बहुत खुश लग रहा था, संगीतमय जैसा झूल रहा था। पेड़ बोल नहीं रहा था, लेकिन पूरा प्रस्तुत था, जैसे प्रमाणित कर रहा था। उसका आचरण निश्चित दिख रहा था और पेड़ स्थिरता के साथ खड़ा था, जैसे मिट्टी ने उसे बहुत अच्छे तरह से पकड़ के रखा था, चारों की दिशा से भी और नीचे से भी। दोनों ने एक दूसरे को तालमेल पूर्वक पकड़ के रखा था। उसकी जो कोमल डंडी थी, वह एक छोटे बच्चों की तरह दिख रही थी, जैसे कि अभी अभी खिल रही है। जैसे बच्चों जैसे बच्चों ने अभी चलना सीखा है। और यह भी देखा कि यह पेड़ सभी को जगह दे रहा है, जैसे कि चिड़िया, कीड़े पकोड़े, पंछी और मानव के लिए भरपूर कैल्शियम और ऑक्सीजन भी। और सबसे महत्वपूर्ण कि वह अपनी परंपरा भी बना के रख रहा था, बीज के रूप में। वह भी बहुत सारे बीज ऋतु संतुलन के लिए भी हेल्प कर रहा था। और सहन शक्ति तो देखो, धूप, तेज तूफान, तेज बारिश, सब कुछ सुखद सहज करके रहा है। कोई भी तनाव नहीं, किसी से शिकायत नहीं। उस पेड़ को मेरे से कुछ लेने की प्रवृत्ति नहीं दिखती है, जबकि मैं प्रकृति से सिर्फ ले रही हूँ। तो इस एक्टिविटी से मुझे यह पता चला कि प्रकृति में
भी कृतज्ञता मूल्य दिखाई गया कि मैं भी उनके जैसे खुद में स्थिरता लानी चाहती हूँ, और उस पौधों में जो देने वाला भाव है वो मेरे में आ जाए, वैसा मैं प्रयास करूंगी। इस ट्रेनिंग की ये ट्रेनिंग किया तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग बहुत उपयोगी है, और उपयोगी रही भी। बहुत कुछ समझने सीखने मिला। इस ट्रेनिंग में मेरा और एक एक्टिविटी पे ध्यान गया था। उस पे वह यह थी कि सभी को सर्कल बनाने को बोला था, और सर्कल में बैठने को बोला, और आंख बंद करके बोला। बाद आंख बंद करके मेरी माँ के गर्भ में मैं पल रही हूँ, यह सोचने के लिए कहा, और उसे आंख बंद करके फील करना था। तो ऐसा हमने 20 मिनट किया। तो मुझे यह एक्टिविटी करते समय मैं पूरी मेरे माँ के पेट में कैसे पल रही हूँ, यह फील हो रहा था। और माँ खुश होकर मेरा ख्याल रख रही है, और मैं गर्भ में जैसे पानी में तैर रही थी, और माँ का स्पर्श महसूस कर रही थी, ऐसा लगा। और माँ भी मेरा स्पर्श महसूस कर रही थी। उस टाइम मेरे आंखें में बहुत आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरे माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यह समझ और दिख रहा था। तब मुझे मेरी माँ के प्रति कृतज्ञता महसूस हो रही थी, और ममता मूल्य पर ध्यान जा रहा था। और वही ममता मुझे मेरे में भी दिख रही थी। और एक बात बहुत अच्छी रही कि यह ट्रेनिंग करते समय मैं और मेरी माँ साथ में ही और एक ही क्लास में थे। वह बहुत अच्छा रहा। और इस ट्रेनिंग में मेरी यह उपलब्धि भी रही कि मेरे खुद पे ध्यान गया। मुझे अपने पर काम करना है, यह समझ में आया। और करके सीखना बहुत जरूरी है, यह भी पता चला। खेल खेल में सीखना भी पता चला। और ये एक बात भी ये अच्छी लगी कि अकेले में कोई भी कार्यक्रम नहीं है, इस पर ज्यादा मेरा ध्यान गया। इसी तरह यह ट्रेनिंग बहुत सफलतापूर्वक रहा। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा जी। आपने अपने अनुभव सबके साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जी का कृतज्ञता ममता मूल्य को बेटा जी ने यहाँ देखा, और बहुत ही सटीकता से यहाँ अपने अपने अनुभव रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। अभी हम सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन मूल्य है, और ये श्रेष्ठ योगाभ्यास के फलन है। ऐसे योगाभ्यास के लिए सभी के मानसिकता में मूल्यमयता होना आवश्यक है, और मूल्यों का अभ्यास होना आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आज के सत्र में योगेश भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। योगेश भैया। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। आप तक पहुंच रही है? नमस्ते। हाँ, पहुंच रही है जी भैया जी। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा बेटा जी का प्रस्तुति रहा। ये सभी मूल्य जैसे हमारी शक्तियां हैं, और जब जब इन मूल्यों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षण होता है हमें शक्ति मिलती है, और हम अस्तित्व के साथ एक लय में आते हुए अपने को ऐसा एहसास भी होता है। इसलिए प्रकृति के जर्रे जर्रे पर अपना ध्यान चला जाता है। आज का चर्चा शुरू करने से पहले इस सप्ताह में जो हमने चर्चा किया, उसका यदि कोई सारांश प्रस्तुत करे, फिर हम आगे बढ़ सकते।
क्योंकि ये सप्ताह, ये अंतिम सप्ताह है। हमने अध्ययन बिंदु में जो मूल्यों की चर्चा है उस पर एक प्रदीर्घ सोच विचार किया, और इस सप्ताहांत तक हम 30 मूल्यों की चर्चा पूरी करेंगे। उसके बाद रात्रिकालीन चर्चा में जितने भी लोग सहभागी हैं, उन सभी बंधु भगिनी से इस चर्चा के उपरांत इस मूल्यों पर हम उनकी उनको जो जो स्पष्ट हो गया उन सभी प्रस्तुतियों को सुनेंगे, और फिर आगे वाङ्मय पठन में एक एक ग्रंथ का परिचय हम लोग सुनना प्रारंभ करेंगे। ये मूल्यमयता का महत्व इसलिए है कि जब तक मूल्यमयता हमारे मानसिकता में स्थिर नहीं होती, तब तक शक्तियों का जो योग होना है, बल शक्तियों का जो संगतिकरण होना है, वह प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इसलिए चेतना विकास के साथ मूल्य शिक्षा संभव है, ऐसा बाबा जी ने कहा है। और जब तक हमारी चेतना में मूल्यों का अंतर्भाव नहीं होता, तब तक हमारे प्रश्न खुले ही रहेंगे और अंतर्नियोजन हमारा हो नहीं पाएगा। इसलिए अब पूरे अध्ययन तक, यानी हमको ऐसा लगता है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो बिना मूल्यों के मुझको ऐसा लगता है कि कोई अध्ययन तो नहीं होता। भाषा हो सकती है, भाषा के मूल में भाव हमें स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए चेतना विकास के साथ मूल्य शिक्षा, इस सूत्र में, क्योंकि ये सभी मूल्यों की परिभाषा जो बाबा जी ने हम सबको प्रस्तुत की है, वह चेतना विकास के साथ व्यवहार में मूल्य कैसे समझ में आते हैं, इन सब का वर्णन है। तो पिछले 2 दिनों में जो जो आपके ध्यान में आया हो, यदि आप शेयर कर सकें, फिर हम शांति, सुख के बारे में हमने कुछ चर्चा की। यदि उस पर भी कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो रख सकते हैं। आज हम शांति, संतोष, आनंद की ओर, इन मूल्यों के बारे में हम स्पष्टता लेने का प्रयास करेंगे। नमस्ते भैया जी। मुझे 2 पॉइंट कल छुए, वो 2 मैं रख देती हूँ। एक, कल जब बात हो रही थी सुनने को लेकर और इच्छाओं को लेकर, तो उसमें ये कि अनंत इच्छाएं चल रही हैं जब हम उपकार के लिए तन मन धन लगाते हैं, यानी समाज में या व्यवहार में सामाजिक होने के अर्थ में जो अर्पण समर्पण करते हैं तन मन धन का, तो इच्छाएं नियंत्रित हो जाती। तो एक बात यहाँ ध्यान गया कि व्यवस्था में भागीदारी
की मानसिकता से और भागीदारी से ही ये इच्छाएं नियंत्रित होगी। और दूसरा एक ध्यान ये गया कि सुनना ठीक से हो पाना। यदि सुनना ठीक से होगा तो फिर एक्शन भी व्यवस्थित होगा। और नहीं तो फिर अभी ये भी बात हुई कि परिवार में सुनना ठीक से नहीं होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता में होता है, तो फिर वो सुख शांति संतोष आनंद जो हमारा लक्ष्य है वो उसमें बाधा आती है। तो ठीक ठीक सुना जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। व्यवस्थित सुनने से ही काम हमारे अच्छे से बनने लगेंगे और फिर वो कार्य व्यवहार में परिणित भी होंगे। तो ये दो बातों पर कल मेरा ध्यान गया था। जी दीदी। बढ़िया। और कोई शेयरिंग? जी, सभी को नमस्ते। कल ही मेरा इस पर ध्यान गया था कि पढ़ना ही सुनना है, और जब तक हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, व्यवस्था को नहीं देख पाते हैं, तब तक अव्यवस्था ही दिखता है। और जैसे ही ध्यान देते हैं तब जीवन की महिमा समझ में आती है, और उस समय फिर जो शब्द हैं वो गौण हो जाते हैं और अर्थ पकड़ में आता है। और ये प्रक्रिया जब होती है तो विचारों के भी दरवाजे खुलते हैं, है ना। जो सामने वाला खटखटा रहा है, यदि जैसे खासकर कम आयु के बच्चे, तो हम रेस्पॉन्स दे पाते हैं, और तब तक तो अभी रेस्पॉन्स भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी ध्यान गया था भी। जी, धन्यवाद। जी दीदी, पढ़ना ही सुनना है, ये जीवन मूल्य है। सुनता कौन है? ये जीवन मूल्य है। सुनता जीवन है। शब्द आंखों में से गुजर जाते, अर्थों को सुनता जीवन है, ये जीवन मूल्य है। हाँ भैया, हेलो। हाँ भैया, अब आ रही है। पहले आवाज आपकी डिस्टर्ब थी। कहिए। हाँ भैया, कल की बातों में आपका ध्यान आकर्षण में ये गया भैया, योगाभ्यास की जो बात की है, तो योगाभ्यास को अभी बाहर देखते थे शरीर को हिलाना डुलाना, जबकि आपने ध्यानाकर्षण कराया कि जो जीवन क्रिया है, मनोवृत्ति चित्त को यदि हम बुद्धि और आत्मा की ओर नियोजित करते हैं, तो यही सच्चा योगाभ्यास है, जिससे जो है हमारा मतलब उसमें यदि उसको समझ पाते हैं तो उससे हमारा योगाभ्यास और स्वयं का नियंत्रण और व्यवस्था को समझ पाते हैं, और उससे हम व्यवस्थित होने की दिशा में बढ़ते हैं। ऐसा एक योगाभ्यास का अर्थ को ऐसा मैं समझा। ध्यान गया। जी जी भैया। नमस्ते योगेश भैया, सभी को नमस्ते। मेरा भी बहुत ध्यान जा रहा है भैया कि अब हर पल ये याद रहता है कि मैं जीवन हूँ। हर पल याद रहता है कि मैं जीवन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उसके बाद संबंध समग्रता में दिखाई दे रहे हैं। मूल्यों का निर्वाह करना है निर्विरोधता के साथ। जब भी विरोध आता है, विरोध का भाव भी उठता है मन में, तो लगता है कि संबंध नहीं रखना चाहती शायद,
उस व्यक्ति के साथ, या फिर क्योंकि व्यक्ति के साथ ही होता है वो, तो फिर अंदर से ये पक्का हो जाता है कि जैसे ही विरोध का भाव आता है ना, तो लगता है कि नहीं, संबंध कच्चा हो रहा है, संबंध निभाना नहीं चाहती हूँ मैं अंदर से। तो परिवार में अभी ये स्थिति बन रही है कि नहीं, समग्रता में संबंध को देखना है, और उसमें ये भी है, ये भी एक जीवन है जो अपनी यात्रा में चल रहा है। और उसके भी अपनी गति है, मेरी भी अपनी गति है। तो मैं तो अपनी गति बना ही सकती हूँ अच्छे की ओर, और क्षमता बनी तो उनको भी वो अपने आप हो ही जाएंगे, मतलब गति में मेरे साथ ही। परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी, हालांकि मुझे ये भी देखा कि मेरे से अच्छी उन्नत में वो भी हैं, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी है, वो देख पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो बाकी लोग हैं वो सारे निर्विरोध जीते हैं, उनको विरोध नहीं आता किसी के प्रति। मुझे आता है, ये अब मुझे दिखने लगा है, और मैं सख्ती से उसको रोकने का प्रयास कर ही रही हूँ, समझ के बिल्कुल। और दर्शन की पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है मेरा, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, और परिवर्तन हो रहा है। मैं करना चाहती भी हूँ परिवर्तन अपने अंदर, तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी में, और व्यवस्थित कर रही हूँ अपने आप को, व्यवस्था में कर रही हूँ कि सारे मूल्यों को समझ के शिष्टाचार कर पाऊँ, और शरीर संवेदना और संवेदा संग्रह के लिए अभी तक तो जी लिए हैं 30 साल तक, है ना, जीवन के 30 साल तो इसी में निकल गए। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मूल्यों के साथ जिया जाए और निर्विरोधता के साथ जिया जाए, एक भी विरोध नहीं आना चाहिए अभी। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी, ईमानदारी तो अब रखना ही पड़ेगा अंदर से, कि अब विरोध का भाव एक पल के लिए भी ना आए। ये मेरी कोशिश अंदर से चल रही है भैया। मैं इतना, मेरी तरफ से इतना ही भैया। सभी को नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। पत्नी कर रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा। और कोई? मैं बताऊं भैया? हाँ हाँ दीदी। तर्क संगत, तर्क सम्मत और व्यवहार सम्मत तैयार होने के लिए अध्ययन आवश्यक है, और अध्ययन के लिए श्रवण आवश्यक है। इस पे मेरा ध्यान गया। और पढ़ना आवश्यक है, तो श्रवण का मतलब पढ़ना है, और पढ़ना ही सुनना है। तो आज के जीते हम जी रहे हैं, तो परिवार में हम सुन रहे हैं, वो अनुकूलता और प्रतिकूलता से सुन रहे हैं, इस पे ध्यान गया है। और सुख, शांति, संतोष, आनंद, इसका अनुभव करना होगा, और स्रोत पहचानने होंगे। इसके लिए अध्ययन आवश्यक है। तो अध्ययन नियम का घटना रूप में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका, और इसी को चिंतन कहा गया है। तो इतना मेरा ध्यान गया है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसमें एक बात ये भी आई थी भैया जी, अभी हम सुनते कैसे हैं, तो क्या रूप पद धन बल के आधार पर सुनेंगे कि बुद्धि के आधार पर सुनेंगे। तो ये सुनना जिस तरीके से होगा, एक बात तो इसमें ये भी आई थी, और कि सुनने के आधार पर ही फिर हमारे अंदर जो चेंजेस होंगे परिमार्जन के रूप में। एक बात आई थी, मेरी पवित्रता ही मेरा मनोबल है। तो इसमें यदि इस तरीके से जब हम सुनते हैं जो दीदी अभी शेयर की, तो फिर इसमें भोग विलास के रास्ते बंद होंगे, और समाधान समृद्धि पर चलने के जो हमारा मानस बनेगा। तो ये अल्टीमेट देखे तो प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए हम लोगों को स्वयं को ही स्वेच्छा से तैयार होना होगा। तो इस पर भी थोड़ा सा उससे ध्यान गया कि यहाँ पर कुल मिला के सुनना बहुत उससे हो पाए एक जिम्मेदारी के साथ, उस अनुरूप फिर आगे हम समाधान समृद्धि के रास्ते पर चल सकते हैं, बुद्धि के आधार पर सुन सकते हैं, और फिर ये जो है सुख शांति संतोष आनंद,
इसको पा सकते हैं। बढ़िया। 2-3 मिनट और हम शेयरिंग ले सकते हैं, और किसी के मन में आ रहा होगा। जी, पूर्णिमा दीदी का हैंड रेज है। पूर्णिमा दीदी, आप कुछ शेयर करना चाहती है? नमस्ते सभी को, नमस्ते। थोड़ा स्पष्टता चाह रही थी पढ़ना और सुनना में। तो भैया ये जैसे हम आंख से हमने शब्दों को पढ़ा, तो वो जीवन को जीवन ही पढ़ता है ना वो। कैसे, मतलब इसको मैं को रिलेट नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। आंखों से शब्द गए गए जैसे ना, रेटिना पे गया प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को जीवन ने पढ़ा। सुनना में कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब वो थोड़ा सा स्पष्टता चाहिए मुझे। ओके, प्रयास करते हैं। जी जैसे शब्द हैं तो कोई आकार है, और ठीक है। ये सभी आकार या चिन्ह चिन्ह है, हम्म। और ये सारा मिला करके एक भाषा है। जी और ये सबको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो ये सब कोड है। कोड है। अब जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हम इन शब्दों को, जैसे आंखों में ये प्रतिबिंबित होता है, और इस प्रतिबिंबन का जो अर्थ है, वो अर्थ जीवन में है। तो श्रवण, यह एक परस्परता है। इसमें यह भी एक सोचने की बात है। परस्परता में जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं, और हम सुन रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वह एक ध्वनि है, और इस ध्वनि को हम सुन रहे हैं। इस ध्वनि में भाषा है, तो हम ये कहेंगे कि ये भाषा हम बोल रहे हैं। तो ये जो ध्वनि हम कान से सुन रहे, श्रवण है। और यही जो हम बोल रहे हैं, इसको हम लिखते हैं। जब लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो जो पढ़ा हुआ वह हमें ऐसा स्पष्ट होता है कि हम पढ़ा हुआ भी सुन रहे हैं। हालांकि इसमें उस ध्वनि के अर्थ की एक अर्थ को समझने का एक अभ्यास हमने कर लिया है, और यह अभ्यास जीवन ने ही किया है। तो इसमें श्रवण क्रिया ये कॉमन हो गया। उसकी जो प्रक्रिया है, एक है, एक हम मानव मानव में सुनते हैं श्रवण, और दूसरा पुस्तकों में लिखा हुआ सुनते हैं। अब इसमें ये होता है कि या तो हमने हमारा लिखा हुआ सुना, या हमने किसी का लिखा हुआ सुना। तो इस प्रकार से जो ध्वनि है,
वो ध्वनि हमको अवगत होने का अभ्यास है। तो जैसे बचपन से हमने पहले सुनने का अभ्यास किया है, और जो भाषा भी हमारी बनी है वो सुनकर बनी हुई है, यानी श्रवण हुआ है। तो मौलिक रूप में भाषा श्रवण हुई है और फिर हमें भाषा बन गई। जो सुना हुआ और जो हमको अवगत हो गया भाषा, उसको हमने एक और हमारा अभ्यास विकसित किया, वो है लिपि या चिन्ह बनाना या संकेत बनाना। तो ये जो भाषा है ये संकेत है, एक विशिष्ट लय में लिपिबद्ध किया हुआ संकेत है। और उसको सुनते समय जो उसमें ध्वनि निहित है उसको हम डिकोड करना कहेंगे, कि जो कोडिंग है उसको हम डिकोड करते। ये जो डिकोडिंग है यही श्रवण है। अब जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, इसलिए हम जीवित हैं। उस स्थिति में श्रवण क्रिया प्रमाणित है। तो श्रवण मूल रूप में श्रवण होना, इसलिए पढ़ना बराबर सुनना। और यदि अब जो सुनने वाला भाग है उसको हम कहेंगे अर्थ ग्रहण करना, उसको हम कहेंगे अर्थ का आस्वादन करना। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे अर्थ हमको समझ में आने से हम शब्दों का चयन करते हैं क्रिया रूप में। जीवन में क्रिया रूप में भाषा अवगत हो जाने से हम अर्थ की अपेक्षा में और शब्द को चुनते हैं। तो यदि हमारे में ये क्रिया समृद्ध हो गई विद्यार्थी के रूप में, कि हम अर्थ में पारंगत हो जाएं, अर्थ की क्रिया समृद्ध हो जाए, और ये सारा बचपन से ही होना होता है। दो प्रकार से अर्थ ग्रहण, जिसको हम एक टोटलिटी में हम रस ग्रहण भी कहेंगे। जैसे बच्चों को जो हम भाषा बोलते हैं उसमें जो भाव संप्रेषणा है वह बच्चे ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे परिवार के वातावरण में बच्चों में रस ग्रहण का अभ्यास, यानी छोटे शरीर के जीवन में रस ग्रहण का अभ्यास होने लगता है, और ये रस ही भाव हैं। तो जैसे जैसे हमारा अर्थ का अभ्यास होने लगता है वैसे वैसे हम शब्दों का चयन करते हैं। दो प्रकार से ये होना होता है। इसको मैं बिंदु में कोशिश करूंगा रखने की, इस अभ्यास को। बचपन से ही हमको श्रेष्ठता और सहजता, श्रेष्ठता से भरा हुआ आशय और सहजता से भरा हुआ आशय बचपन से ही यदि हमें
सुनने का अभ्यास हो जाने से हमारी भाषा विकसित होने लगती है, क्योंकि उसके मूल में भाव विकसित, ये भाव ही चेतना विकास है। ऐसा भाव हमारे में विकसित होने से हमारा शब्द चयन होने लगता है, क्योंकि वैसे भावों को हम दोहराना चाहेंगे। तब तक दोहराना चाहेंगे जब तक हम शब्दों की जगह पर प्रधान रूप में संबंध का चयन करने में पारंगत नहीं होते। तब तक ये शब्दों के आधार पर और अर्थ ग्रहण के आस्वादन के साथ हमारी अभिव्यक्तियां होंगी। और जैसे हम समझदारी को प्रमाणित करने लगेंगे, वैसे वैसे शब्द के आधार पर ये गौण होते जाएगा और संबंधों के चयन के आधार पर ये प्रधान होते जाएगा। तो संबंधों का चयन और आस्वादन में अर्थ की जगह पर मूल्य आ गए, मूल्यों का आस्वादन। तो अब यहां उदाहरण के रूप में पुस्तक या ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, ऐसे श्री ए नागराज जी संबंधों का चयन और मूल्यों का आस्वादन प्रमाणित कर रहे हैं, और यह प्रमाण उन्होंने वाङ्मय में रचित किया है। और इस वाङ्मय रचना में जब हम उनके ध्वनि को, जो संबंधों का चयन और मूल्यों के आस्वादन से युक्त है, ऐसे ध्वनि को जब हम दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान और इसमें कारण, गुण, गणितात्मक भाषा, तर्क संगत भाषा, व्यवहार संगत भाषा, तो इस भाषा का विकास उन्होंने कर लिया। तो जो विकसित चित्त है, विकसित चित्त में ये श्रुति और स्मृति में विकसित होता है। जागृत जीवन की ध्वनियां भाषा रूप में चित्त में विकसित होती हैं, और यही विकसित चित्त से इस प्रकार यह वाङ्मय निःसृत होता है। और अब हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के रूप में हमारा अभ्यास अर्थ का आस्वादन और शब्द का चयन। तो इस रूप में, मौलिक रूप में हम सभी में ये है, यही, इसी को हम कहेंगे, यही हमारा श्रवण अधिकार है कि जीवन में जागृति क्रम में अर्थ का आस्वादन और शब्द का चयन, यह प्रक्रिया प्रधान रूप में दिखती है। इसलिए जो सर्वप्रथम हमारे में अभिव्यक्तियां यदि देखने जाएं, तो जैसे जैसे हम अभी इस पूरे अभ्यास को, इस पूरी प्रक्रिया को योगाभ्यास की जो पूर्व स्थिति है, वह यही है कि हमारे में जो अर्थ ग्रहण होना है, ये जो आस्वादन होता है, वह तीन स्थिति में से एक स्थिति खत्म हो जाए
और केवल दो स्थितियां निर्मित हो जाए। यानी पढ़ना मतलब सुनने का अर्थ है कि रुचि मूलक श्रवण बंद हो जाना और केवल भाव मूलक और लक्ष्य मूलक श्रवण या अर्थ आस्वादन हमारे में हो जाना। ऐसी स्थिति में सुख भासने लगता है। जब तक हमारी प्रवृत्तियों से रुचि मूलक मुद्दे बंद नहीं होते, तब तक ये पढ़ना ही रहेगा, उसमें सुनना होगा नहीं। क्योंकि जो सुनने के लिए जीवन में जो प्रवृत्तियां विकसित होनी है, वह प्रवृत्तियों में स्वागत भाव और लक्ष्य, ये जो स्वागत भाव विकसित होने के अर्थ में ही हम मूल्यों का रस ग्रहण कर रहे हैं। मन रसज्ञ है। अब यदि जैसे पढ़ना, और पढ़ने में हमें केवल रुचियों तक यदि तार जुड़ रहे हैं, तो जो भी डिकोड होगा वो सारा रुचि में ही, क्योंकि वही प्रवृत्ति का अभ्यास है। तो इसलिए केवल पढ़ने में वो जो क्षणिक मुद्दे खड़े हो जाएंगे उतना ही रहेगा, उसमें सुनना होगा नहीं, श्रवण होगा नहीं। क्योंकि उसमें जो स्वागत भाव या जो मूल्य है, वही एक प्रकार से वो स्वरूप मूल्यों का हमारी मानसिकता में अविकसित है। तो तकनीकी रूप में जरूर ऐसा हम कहेंगे कि हमारा पढ़ना हुआ या सुनना हुआ, लेकिन वो किसी काम का नहीं आया, और इसलिए हम परेशान भी। रिजल्ट क्या है? इतना पढ़ा, यानी पढ़ना विद्वत्ता नहीं हुआ, क्योंकि उसमें रस ग्रहण में अटक गए। तो अब इसलिए अलग ये दिखता है कि पढ़ना अलग हो गया और सुनना ये बिल्कुल ही अलग हो गया। अब चूंकि मन कहीं लगता नहीं, इसलिए हम पढ़ते रहते हैं, तो ये पढ़ने का एक प्रकार से नाटक ही दिखता है। यानी आंखें केवल घूम रही हैं उन आकार और चिन्हों पर उसका जो डिकोडिंग वाला जो हमारा एक फैकल्टी है, जो हमारी क्षमता है, वो अभी विकसित नहीं है, अविकसित है। इसलिए बार बार यह ध्यान कि जो पढ़ रहे हैं वह सुनना है। अब चूंकि बचपन में यदि इस प्रकार का अभ्यास नहीं रहा है, तो इस अवस्था में, जैसे प्रौढ़ अवस्था में, यह सारा जिसको हम कहेंगे कि ये सारे अभ्यास खत्म करना रुचि मूलक, और ये नए अभ्यास स्वागत भाव के अभ्यास, ये हो पाना और लक्ष्य को हम सुन पाना, ये अभ्यास ही कठिन जा रहे हैं। जो भ्रम है वो यही है कि जो भी अभी हम बचपन से सुने हैं, उसमें लक्ष्य और मूल्य का भ्रम निर्मित हो गया, और हमें तो लक्ष्य चाहिए, भाव चाहिए, इसलिए हम इसको अपनाते रहे। और कब ये हमारी प्रवृत्ति बन गई, तो जो जीवन में जो समस्याएं हैं, दुख हैं,
और जो पूरा कर्म का संसार हमारा खड़ा हो गया और इच्छाएं अनंत हो गई, ये एक तरह से जीवन में विकृति आ गई। क्योंकि बल शक्ति अक्षय है और इस अक्षय बल शक्ति में ये विकृतियां आ जाने से इच्छा अनंत जैसा, और उस अनंत इच्छा में जो कर्म का डिजाइन है इस प्रकार से तैयार हो गया कि हम तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे। सोचते अलग हैं, बोलते अलग हैं, करते अलग हैं और होता कुछ और ही है। इस पूरी समस्या को यदि खत्म करना है तो भाव विकसित होने के अर्थ में अब हमें पठन यानी पढ़ना बराबर सुनना, इस सूत्र के साथ। तो मानव होने के कारण हमें ये स्किल्स अब आ गए हैं कि हम पढ़ सकते हैं और हम लिख सकते हैं। ये फैकल्टी है, ये स्किल है। इससे सहूलियत हो गई। स्वागत भाव और लक्ष्य के भाव का लोक व्यापीकरण होने के लिए ये जो कुशलताएं हमारे में निर्मित हो गई, कौन सी कुशलताएं? पढ़ना और लिखना। इससे जो संप्रेषणा है, यह संप्रेषणा का एक प्रकार से स्प्रेड यानी ये फैलना इस स्किल से आसान हो गया। परंतु पढ़ाई लिखाई फैलने से ज्ञान फैल गया, ये नहीं। पढ़ाई लिखाई के साथ मूल में भाव है जो सभी जगह फैला हुआ है। अस्तित्व ही भाव है, यह सभी जगह फैला हुआ है। यह हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये एक इसका, और ऐसे कम्युनिकेशन से, आपस में संप्रेषणा होने से हमारी अभिव्यक्तियां एक सूत्र होते रहेंगी। इसलिए पढ़ना लिखना यह स्किल है, परंतु मूल में भाव विकसित रहना अनिवार्य है। यदि अभाव के पृष्ठभूमि से पढ़ना और लिखना, यदि ये स्किल आगे बढ़ता चला गया जैसे हमारे साथ हो गया, तो हमने किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली, पर उसमें से सुना कितना, आत्मसात कितना किया, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आया। क्योंकि इस सबसे बड़ा जो एक प्रश्न इस आपके मुद्दे से हम समझ सकते हैं, जो बाबा जी का प्रश्न था, और जिस प्रश्न के उत्तर में जो भाव आशय समझने की हम कोशिश करेंगे, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण, इस जगह से मुझको लगता है पढ़ना बराबर सुनना, ये समीकरण के साथ हम भाव के विकास के महत्व को और समझ सकते हैं। इसलिए पुस्तक के साथ, यानी जो पढ़ने लिखने के साथ आदमी का भाव रूप में खड़ा होना जरूरी है। अन्यथा ये जो क्रियाएं हैं पढ़ने लिखने की, यह जड़वत क्रियाएं ही रह जाएंगी और भाव वैसे ही अविकसित रहेगा। तो भावों की अभिव्यक्तियों के अर्थ में पढ़ना और लिखना यह हुनर या कुशलता है। यह एक सहायता है, परंतु अगर इसके साथ व्यक्ति न होगा तो फिर वो श्रवण क्रिया होगी नहीं, यह पक्का।
इसलिए पढ़ना बराबर सुनना या श्रवण होने का मतलब है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका एक रिस्पॉन्सिबल, उसका एक जिम्मेदार इकाई मानव है, और मानव ने लिखा है, और मानव के भाव तक हम कनेक्ट कर पाएंगे तो वो जो भावों की कनेक्ट है वही हमारा सुनना है, श्रवण होना है। इस प्रकार से पढ़ना बराबर सुनना, यह समीकरण को हम अपने में शोध कर सकते हैं, और श्रवण, पढ़ना बराबर सुनना, अपने में क्या हो रहा है इसको हम भली भांति जांच सकते हैं। और ये जो शक्ति हमारी नियोजित हो गई तो किसी समय फिर ये पुस्तक बंद हो जाता है, और जीवन में अर्थों के संगतिकरण के लिए जो अभ्यास प्रारंभ होते हैं उन अभ्यासों को हम योगाभ्यास कहते हैं। तो श्रवण के लिए मन की एकाग्रता हो जाए, इसके लिए यह जो मानव भाषा है, यह मानव भाषा में सुनने का हमारा अभ्यास, वही जो हमने चर्चा किया था, जीवन मूल्य की पहचान शुभ कामना के अर्थ में। तो जो जो शुभ है, जो जो शुभ भाषा में लिखा हुआ है वह सुनने का, और उसके जो अर्थ है वह ग्रहण करने का अभ्यास हमको बचपन से ही आवश्यक है। अन्यथा जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं कथाएं, उनमें व्यथाएं ही अधिक निकल के आ रही है, और जीवन को व्यथा नहीं चाहिए, जीवन को सुख चाहिए। इतना मुझको लगता है आपके प्रश्न का एक विस्तार। पढ़ना बराबर सुनना, श्रवण। इतना अपन कह सकते हैं। धन्यवाद गुरु। भैया जी, इसमें ना सीखना शब्द आया था, थोड़ा सा उसमें स्पष्ट कर पाएंगे क्या? क्या चीज? क्या आवाज हो गई। क्या सीखना है? हाँ, सीखना, यह सीखने का जो मुझे समझ में आता है वो है कि सीखा जाएगा इंद्रियों से। तो मूल रूप में इंद्रियों के उपयोग को सीखना है। तो इंद्रियों के उपयोग को सीखना है, इसका मतलब है कि नियंत्रण को सीखना है। इंद्रिय नियंत्रण को हम सीखना कहेंगे। सीखने से जो मूल भाव है वह जीवन में देखने का भाव है, यानी मैं स्वयं को देख पाता हूं, यानी शरीर को देख पाता हूं, और शरीर की ऊर्जा को इंद्रियों के माध्यम से उपयोग कर पाता हूं। इसलिए नियंत्रण, इस भाव से सीखना होता है। अनेकों हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे पोषण एक क्रिया है,
अब इस पोषण क्रिया में अनेक प्रकार से हमको इंद्रियों को उपयोग करना होता है। तो हम नियंत्रण के तृप्ति बिंदु तक पहुंच पाएंगे, सीखना तब कहेंगे जब हम वस्तु का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। उसको हम सीखने के तृप्ति बिंदु तक ले जा सकेंगे। अनेक उदाहरण हमारे सामने आ रहे होंगे, और यदि आधा अधूरा सीखा है तो वस्तु के अवशेष बन जाएंगे। अभी एक बड़ा उदाहरण है पॉल्यूशन, ये सीखने का उदाहरण नहीं है। यानी जीवन में जो भाव है, जो नियंत्रण का भाव है, वह छूटकर अनियंत्रित होकर और आधा अधूरा सीख जाने से हम शरीर के दबाव में चलते चले जा रहे हैं। तो अभी जो कुछ भी हमने सीखा है वह शरीर मूलक विधि से सीखना होने से शरीर द्वारा यानी यंत्र द्वारा हम नियंत्रित होने के स्थिति में है, और यही हमारी सीखने का अधूरापन है। यह भी आ गया, यानी जीवन में समस्याएं पैदा हो गई, रस ग्रहण बंद हो गया, और उसकी जो प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल है। तो सीखना के मूल में इंद्रियों का नियंत्रण का भाव है। तो जीवन मूल्य है नियंत्रण, और शरीर का मूल्य है जीवन के नियंत्रण में काम करना। यही शरीर रूपी जो यंत्र है, जो वस्तु है, उसका उपयोगिता मूल्य है, जिसको हम श्रम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चर्चा कल जारी रखेंगे। आज की उपस्थिति के लिए अभिनंदन है और दिन की मंगल कामनाएं हैं। आगे मंजूषा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपका सभी का दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।